Hello everyone and welcome to AeroTap. Let us talk about कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक हमारे एएफएम मॉड्यूल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट से आपको आपके एग्जाम में आपके शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा से हमें इसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस बी क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब बहुत सिंपल सा है कि हमारी कंपनी या हमारे फर्म में से जो भी पेमेंट बाहर की जाती है, यानी जो भी मनी का आउटफ्लो होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? इट इज अ पेमेंट टू परचेज गुड्स और सर्विस। किसी भी सामान को या सर्विस को खरीदने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं उस खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर के साथ एक इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है, दैट इट इज रिकॉर्डेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम एंड एक्सपेंसेस दे आर रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का मतलब क्या है? लेट अस से कि आप एक हेयर सैलून में जाते हैं और हेयर सैलून में जाके यू टेक अ हेयर कट एंड यू पे द पर्सन द हेयर ड्रेसर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो यहां पर आपने एक सर्विस खरीदी है, वो सर्विस आपको आपको तुरंत मिल गई, आपका हेयर कट कर दिया, आपका हेयर ड्रेस कर दिया और उसके बदले में आपने पेमेंट कर दी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर उस डेट को रिकॉर्ड किया जाएगा जिस डेट को आपने वो हेयर कट लिया है, राइट? सो इट इज रिकॉर्डेड इन अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो किसी एक टाइम पे ही उसकी पेमेंट जो की जाती है, उसकी सर्विस जो है वो मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर उसका आपको फायदा मिलता है। जैसे व्हेन यू पे रेंट, तो जो आप रेंट पे करते हो, ये रेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजली एक मंथ के लिए। तो रेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूजली एक्सपेंस कह देते हैं। यानी कि एक ऐसा खर्चा जो हमें एक लंबे पीरियड के लिए, एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फायदा दे रहा है, और कुछ ऐसा खर्चा जो हमें तुरंत उसी पॉइंट के लिए फायदा देगा, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। सो आप कहीं पर शॉप पर गए और शॉप से आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा है, वो जो आपने पैकेट खरीदा और उसके बदले में पैसे दिए, वो आपका एक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो भी उसका फायदा मिलना था, जो बिस्कुट का पैकेट आपको मिलना था, वो आपने तुरंत उसी वक्त रिसीव कर लिया। और चाहे आप उस बिस्किट के पैकेट को कभी भी जाकर के कंज्यूम करो, वो आपकी ही चिंता है, लेकिन उसका जो फायदा था उस एक्सपेंडिचर का, वो आपको उसी वक्त मिल गया। लेकिन एक्सपेंस में ये फायदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। क्लियर हो गया? ये छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लेकिन चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो एक्सपेंस हो, वो दो बेसिक तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम यहां पर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस टर्म को अगर इंटरचेंज करें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, वो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन हम यहां से आगे जाकर के ज्यादातर जो टर्म यूज करेंगे वो एक्सपेंडिचर होगा, आप उसे कंफ्यूज ना करें, ठीक है? तो कोई भी एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल या रेवेन्यू कैसे होता है, ये तीन चीजों के ऊपर डिसाइड होता है। पहला है कि वो नेचर ऑफ पेमेंट किस तरीके की है। दूसरा, उस पेमेंट से आपकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, आपकी इनकम जनरेट करने की जो क्षमता है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और तीसरा, कि उस एक्सपेंडिचर से या उस खर्चे से आपको फायदा क्या होता है, किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले अगर मैं नेचर की बात करूं तो यहां पर बात आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन। वो पेमेंट कितनी बार की जा रही है? क्या वो बार बार की जाने वाली पेमेंट है? अगर बार बार की जाने वाली पेमेंट है तो वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्लासिफाई होगी। जैसे आप खर्चे करते हैं रेंट का, हर महीने रेंट देते हो, तो वो एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। आप हर महीने सैलरी पे करते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। आप इलेक्ट्रिसिटी की जो पेमेंट है, वो पेमेंट मंथली या बाई मंथली करते हो, तो अगेन दैट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? लेकिन वो खर्चे जो बहुत कम किए जाएं, वो ज्यादातर आपके कैपिटल इन नेचर होते हैं, नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं। यूजली ये खर्चे किसी एसेट को परचेज करने के लिए या प्रोक्योर करने के लिए किए जाते हैं। जैसे हो सकता है आपने कोई मशीनरी खरीदनी है आपने फैक्ट्री के लिए, या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना है। ये सारे जो खर्चे होंगे वो आपके बार बार नहीं होते, एक बार आपने परचेज करना है, दैट्स इट। तो ये आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? दूसरा एक पैरामीटर है टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल, दैट इज रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। आपके कंपनी की इनकम जनरेट करने की क्षमता, वो किस तरीके से इंपैक्ट होगी। यूजुअली वो खर्चे जिससे आपकी इनकम जनरेट करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। सो दिस विल हेल्प अस जनरेट रेवेन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल या उससे ज्यादा समय के लिए आपका जो इनकम जनरेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा इस एक खर्चे की वजह से। तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो रोजमर्रा के खर्चे हैं जिसकी वजह से आपका डेली का ऑपरेशन जो है वो रन हो रहा है, इससे आपकी जो इनकम जनरेशन है वो बढ़ नहीं रही, लेकिन जो करंट लेवल पे ही इनकम जनरेट होनी है, उसी को करने के लिए खर्चे आपको करने पड़ते हैं, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
ठीक है। फिर आता है आपका बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर, आपको फायदा किस तरीके का होगा। तो ये जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ से शॉर्ट ड्यूरेशन का फायदा होता है आपको, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको एक लंबे पीरियड का फायदा होता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड पे आपको फायदा होता है। एक बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप अपना कोई लेटेस्ट से एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हो जहां पर यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर पेन्स, पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी फैक्ट्री के अंदर आप कोई मशीन परचेज करोगे, वो मशीन आप शुरुआत में ही इनिशियली परचेज करोगे, तो वो आपका एक टाइम का खर्चा है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अब उस मशीन को जब आपने इंस्टॉल कर दिया अपनी फैक्ट्री के अंदर, अब ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको डेली उस मशीन को थोड़ा बहुत सर्विस करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, आपको कुछ वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे जो उस मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो ये जो सारा खर्चा होगा, उन वर्कर्स को सैलरी देना, साफ सफाई रखना मशीन की, ये डेली ऑपरेशंस को रन करने वाले जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू होते हैं। लेकिन जो एक बार आपने मशीन को इंस्टॉल करने में खर्चा किया था वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो चुका है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एयर इंडिया जो हमारे भारत की एक एयरलाइंस है, दे वांट टू परचेज सर्टन प्लेन्स फ्रॉम एयरबस जो एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस परचेज ट्रांजैक्शन के अंदर दे वांट टू बाय लेट अस से 50 और समथिंग एयरक्राफ्ट, 50 और 100 एयरक्राफ्ट वो परचेज करना चाहते हैं। तो अब ये जो खर्चा एयर इंडिया करेगा, क्या ये बार बार होगा? नहीं, ये एक बार होगा। प्लेन्स को एक बार में परचेज किया जा रहा है। ये जो खर्चा होगा, इससे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी एक लंबे समय के लिए। यस, जो नए प्लेन्स आएंगे वो लंबे समय तक के लिए रन करेंगे, तो एयर इंडिया का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, लंबे ड्यूरेशन का फायदा हो रहा है, बार बार खर्चा नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो एयरप्लेन का कॉस्ट है, कॉस्ट भी इंक्लूड होगा ऑब्वियसली। जो एक एयरप्लेन की कीमत है वो कीमत आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगी। लेकिन दैट्स नॉट इट, इसके अलावा और भी खर्चे इसके अंदर जुड़ते हैं। आपको हो सकता है कि उस प्लेन की कॉस्ट के अलावा उस प्लेन को जहां भी वो अमेरिका में या यूरोप में कहीं भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको इंडिया लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर के वो रन कर पाएगा। तो उसको इंडिया लाने में भी कुछ खर्चा होगा, कुछ ट्रांसपोर्ट पे खर्चा आएगा। सिमिलरली इंडिया में आने के बाद उस प्लेन्स के ऊपर कुछ टेस्टिंग होगी, सरकार और जो दूसरी एजेंसीज हैं उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसको लाइसेंस देंगे कि यस दिस प्लेन इज फिट टू फ्लाई। उस लाइसेंस को लेने के लिए भी कुछ खर्चे आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि उस प्लेन को इंडिया ला करके उसमें हमें कुछ रेट्रोफिटिंग करनी पड़े, उसमें इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से कुछ नया इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़े, उसको यूजेबल बनाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो सारा खर्चा आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो ये जो प्लेन्स को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ प्लेन। इसमें प्लेन की कॉस्ट के अलावा वो सारे खर्चे आएंगे जो प्लेन को यूजेबल बनाने में लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हर मशीनरी के लिए ट्रू है। कोई भी मशीनरी जब आप परचेज करते हैं तो सिर्फ मशीनरी का जो परचेज का कॉस्ट है वही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। उस मशीन की कॉस्ट के अंदर आपकी मशीन की एक्चुअल कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी, उस मशीन को ट्रांसपोर्ट करके अपने ऑफिस तक लाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, अपने फैक्ट्री में ऑफिस में उस मशीन को इंस्टॉल करने पे जो कॉस्ट लगेगा वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। और अगर आपको कोई टेक्नीशियन हायर करना पड़ा, कोई पर्सन आपको हायर करना पड़ा जो उस मशीन को इंस्टॉल करेगा, उसको फाइनली यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए वो सारा खर्चा जो है वो आपका उस मशीन के कॉस्ट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लागू होता है। सो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? दिस इज द फंड्स used by a company to acquire, upgrade and maintain physical assets such as property, plant, building, technology और equipment। ये सारे physical assets को यूजेबल बनाने के लिए जितना खर्चा आपको करना पड़ता है वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये कुछ 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको दिखने में कैपिटल एक्सपेंडिचर लग सकते हैं लेकिन ये एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होते। ये कौन से हैं? पहला है डेली सर्विसिंग। आपको लग सकता है कि मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा अगर कैपिटल है तो उसको डेली मेंटेन करने का खर्चा भी कैपिटल आएगा, बट नहीं, दिस इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कार परचेज की, उस कार को परचेज करते वक्त आपने जो भी कार की कॉस्ट दी, जो भी टैक्सेस पे किए, उस कार को जो भी मॉडिफाई करवाने में आपने खर्चा लगवाया, दैट ऑल खर्चा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक कार वो आपके पास आ गई, अब रोज आप उस कार की साफ सफाई करने के लिए किसी को पैसा देते हो जो आपकी कार को आके वॉश करता है। इसके अलावा आप हर 6 महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने में, वट एवर विद द टाइम आप उस कार की सर्विसिंग करवाते हो। तो ये जितना खर्चा हो रहा है कार को यूजेबल बनाने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कार के अंदर इंजन ऑयल डलेगा, कार के अंदर जो दूसरे वायर्स हैं वो शायद रिफर्बिश की जाएंगी, साफ सफाई होगी, ये सारी खर्चे जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, वो बार बार किए जाने वाले खर्चे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी और न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस। आपको लगेगा कि हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नया ब्रांच या कोई नई फैसिलिटी ओपन करते हैं तो उससे हमारी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाती है और ये खर्चा भी एक बार होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन नहीं, ये एक रूल है, कभी भी कोई न्यू फैसिलिटी को लॉन्च कर रहे हो, कोई नई अपना ब्रांच खोल रहे हो, नई फैक्ट्री खोल रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें जो भी खर्चा लगता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग, एक अपनी फैक्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में अगर कोई खर्चा आता है, या उसको रीऑर्गेनाइज करने में, रेनोवेट करने में कोई खर्चा आता है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं काउंट होगा। एंड फाइनली, मेक श्योर कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी भी मतलब अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए कोई भी अगर खर्चा होता है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता है। ये चारों खर्चे ऐसे हैं जो सुनने में लग सकता है कि दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन एक्सेप्शंस को आप जरूर याद रखेंगे। एंड फाइनली, डिफरेंसेस को टेबुलेटेड फॉर्म में याद कर दीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली लार्ज होता है, बड़ा खर्चा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिवली अगर कंपेयर करेंगे तो छोटे खर्चे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, बढ़ती है एक लंबे समय के लिए, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारे जो मेंटेनेंस है वो रहती है, हमारे करंट लेवल्स जो है इनकम जनरेशन के वो मेंटेन रहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट है, वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शॉर्ट ड्यूरेशन का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार किया जाने वाला खर्चा है जो बार बार नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार किया जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूजुअली हम लोग बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट, रिसीट्स की बात करते हैं। रिसीट इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जहां पर आप मनी को रिसीव करते हो। दिस इज द इनफ्लो ऑफ कैश और फंड्स इनटू द कंपनी और इनटू द फर्म। रिसीट्स भी आपकी कैपिटल और रेवेन्यू दो तरीके की हो सकती हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या होंगी? ये वो फंड है जो आपकी कंपनी के अंदर आता है दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? वो आ सकता है इक्विटी या लोन के थ्रू। इक्विटी का मतलब हो गया कि शेयर होल्डर से आप पैसा उठाते हैं जो आपकी कंपनी के लिए कैपिटल का काम करता है, या फिर आप लोन्स लेते हैं बॉन्ड्स के थ्रू, आप लोगों से पैसा उधार लेते हैं। सो ये जो भी इनफ्लो ऑफ फंड होता है, इससे आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है, क्योंकि सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, चाहे वो शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड्स देने पड़े, या फिर आपको जिनसे आपने बॉन्ड्स परचेज करवाए हैं उनसे बॉन्ड्स वो आपको दोबारा परचेज करने पड़े, उनको पैसा वापस करना पड़े। यू विल हैव टू पे बैक द मनी, सो देयर इज अ लायबिलिटी कमिंग अलोंग विद दिस कैपिटल रिसीट। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई एसेट था, जिस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया आपने, सेल कर दिया, और उससे आपको जो मनी मिली, तो वो भी आपका क्या है? कैपिटल रिसीट होगा। क्योंकि एसेट कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, इन दोनों तरीकों से अगर आपके पास पैसा आ रहा है किसी एसेट को बेच करके अपनी लायबिलिटी को बढ़ा करके, तो वो आपकी कैपिटल रिसीट होती है। ये कैपिटल रिसीट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखाई जाती, लेकिन अगर कोई फायदा होता है एक ऐसी ट्रांजैक्शन से जहां पर आपने कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया है, तब उससे जनरेट हुआ प्रॉफिट अगर है, तो वो आप जरूर दिखाओगे अपने पीएनएल अकाउंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एसेट लिया हुआ था, वो एसेट को आप बेचने गए, आपने एसेट को यूज कर लिया पूरा, आपने यूज कर चुके हो। यूज करने के बाद आप उस एसेट को लेकर गए मार्केट के अंदर रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, और वहां पर बेचते वक्त अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, आप मानकर गए थे कि वो एसेट को यूज करने के बाद आप 10,000 रुपीज में बेच दोगे, लेकिन जब आप मार्केट में बेचने गए तो उसको 5,000 में बेचना पड़ा, तो ये जो 5,000 का लॉस है वो आप प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करोगे। आप मानकर गए थे कि वो जो एसेट है वो रीसेल हो जाएगा 10,000 के अंदर, लेकिन वो 15,000 में रीसेल हो गया, तो ये 5,000 का जो प्रॉफिट है उसको आप पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन वो जो एसेट को डिस्पोज करने से जो उस एसेट की कीमत रिकवर हो रही है, वो आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आएगी, वो आपकी कैपिटल रिसीट जो है वो आपके बैलेंस शीट के अंदर शो होगी। बाकी अगर कुछ प्रॉफिट है कुछ लॉस है तो वो जरूर आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होगा, राइट। रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर लेते हैं। ये वो रिसीट्स हैं जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से जनरेट होती हैं, जहां पर हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, हमारे कोई एसेट्स डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे, और वहां से हमें फिर भी पैसा मिल रहा है। यूजुअली हमारे सेलिंग या परचेजिंग एक्टिविटी से जो भी मनी जनरेट होती है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। सो फाइनली, बिफोर कंक्लूडिंग, लेट अस आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू। यस, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो डेली एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे, तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे करेक्ट लगती है। नेक्स्ट, डेली वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर द इंस्टॉलिंग मशीनरीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपनी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो जो भी खर्चा आपको लगेगा वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें आपके वेजेस भी इंक्लूडेड हैं। अगर आप किसी पर्सन को हायर करते हो मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नो, अंडरराइटिंग कमीशन फॉर इशू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब भी आप शेयर्स को इशू कर रहे हो, यू आर बेसिकली इशूइंग और इनवाइटिंग कैपिटल इनटू योर कंपनी। वहां पर आप कैपिटल रिसीट्स के लिए शेयर को इशू करते हो, और वहां पर आप कोई भी कमीशन को अगर अंडरराइट करोगे तो वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही इंक्लूड होगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा।
रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी विच इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज रेवेन्यू रिसीट। तो हमने एक ओल्ड मशीनरी को सेल कर दिया, उस सेल करने के बाद उसका जो उससे पैसा जो हमें मिला वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से कम था। तो ये जो ओरिजिनल पैसा मिला है ये क्या कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? दोस्तों ये रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट क्यों होगी? बिकॉज इट हैज बीन सोल्ड एट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, राइट। अगर वो ज्यादा कॉस्ट प्राइस पे होती है, उसी कॉस्ट प्राइस पे अगर उसको सेल कर दिया जाता तो हम बोलते थे कैपिटल रिसीट है। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, और इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर कंक्लूड करेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।